दोस्तों, लेट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि इंडिया और चाइना अगर नेबर्स नहीं होते तो शायद हम लोग बेस्ट फ्रेंड होते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन को, जहां पे मैं बात करने वाला हूं हजारों साल पुराने सिल्क रूट से लेके मॉडर्न बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों गलवान से लेके डोकलाम तक, बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश और तवांग से लेके लद्दाख तक। तो बने रहिए आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ, और हम लोग इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे और यह भी देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डिफरेंट लीडर्स दोनों कंट्रीज में रहे हैं उनके रिलेशन किस तरह से चेंज हुए हैं। सो हजारों साल पहले चाइनीज और इंडियन सिविलाइजेशन का जो जुड़ाव था, जो लिंकेज था यूरोपियन कंट्रीज के साथ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, वो हुआ करता था दोस्तों सिल्क रूट के थ्रू। बीजिंग और शंघाई से होते हुए यह रूट जाया करता था सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, और यहां से जो हमारे रिलेशन थे वो यूरोप के कंट्री में। इस सिल्क रूट ने इंडिया और चाइना के रिलेशन को बहुत सालों तक डिफाइन किया। बहुत सारे बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स थे वो इंडिया में आते थे, बहुत सारे स्कॉलर इंडिया से चाइना भी जाया करते थे, और एक दूसरे के बीच में कल्चरल एक्सचेंज हुआ करता था। सो कुछ प्रोमिनेंट जो चाइनीज स्कॉलर्स थे जो इंडिया में आए थे उनका मैं नाम यहां पे लेना चाहूंगा। 399 सी के अंदर फा यान वो इंडिया के अंदर आए और इन्होंने एक बुक लिखी जिसे कहा जाता है फोगोजी, और इस बुक में इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा और जो यहां पे रूलर्स हुआ करते थे उनके बारे में लिखा। ये लिखते हैं कि इंडिया के अंदर उस समय की जो सिविलाइजेशन थी बहुत एडवांस हुआ करती थी, इंडिया में जो लिटरेचर था बहुत एडवांस हुआ करता था, और इतना ही नहीं इन्होंने बहुत सारे संस्कृत जो टेक्स्ट थे उनको चाइनीज मैंडरीन के अंदर कन्वर्ट भी किया। एक और चाइनीज स्कॉलर इंडिया के अंदर आए जिनका नाम था ह्यू त्सांग, और ह्यू त्सांग इंडिया में लगभग 10 साल तक रहे, और इन्होंने बाद में एक बुक लिखी जिसे कहा जाता है ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन। इन्होंने भी यह कहा कि इंडिया और चाइना का जो एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो कल्चर है, जिनकी थॉट प्रोसेस है वो लगभग एक जैसी है, और ये बुद्धिज्म पूरी दुनिया के अंदर शांति कायम कर सकता है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन रहे दोस्तों वो रहे बोधिधर्मन। बोधिधर्मन इंडिया से चाइना के अंदर गए। बोधिधर्मन जो है साउथ इंडिया के अंदर पैदा हुए। ऐसा कहा जाता है कि पल्लवा डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो राजपाट था वो सब कुछ छोड़ दिया और ये एक मंक बन गए थे। उसके बाद ये चाइना में गए और चाइना में तिब्बत में रहे काफी दिनों तक, और वहां पे इन्होंने जैन बुद्धिज्म को एस्टेब्लिश किया। दोस्तों यही जैन बुद्धिज्म है जो बाद में जापान के अंदर एस्टेब्लिश हुआ और आज भी जापान के अंदर एग्जिस्ट करता है। यह भी कहा जाता है कि जब ये चाइना में रह रहे थे तो इन्होंने वहां पे मार्शल आर्ट की शुरुआत की, और ऐसा माना जाता है कि आज के टाइम में जो शाओलिन कुंगफू स्कूल है मार्शल आर्ट का चाइना के अंदर, वो इनके द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया था। सो उसके बाद बहुत सालों तक इंडिया और चाइना के बीच में इकोनॉमिकल और कल्चरल एक्सचेंज होते रहे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आज भी हमारे रिलेशन को डिफाइन करती है कि इंडिपेंडेंस के आसपास हमारे रिलेशन कैसे हुआ करते हैं। दोस्तों 1939 के अंदर नेहरू जी ने पहली बार चाइना की यात्रा की, वहां के लीडर से मिले, और नेहरू जी ने यह जाना कि आइडियोलॉजिकली थोड़े से चाइना और इंडिया अलग हैं, लेकिन दोनों की समस्याएं एक है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज को ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। 1942 के अंदर जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, जिनका नाम था चांग काई शेक, ये कहते थे कि हम लोग इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। नेहरू जी ने यहां तक भी कह दिया था दैट वी डू नॉट प्रपोज टू लाइन अप विद एनी एक्टिविटी दैट मे अपीयर टू बी अगेंस्ट चाइना। नेहरू जी ये कहते हैं इट सीम्ड अनलाइकली दैट दे वुड हार्बर अग्रेसिव इंटेंशन अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। तो नेहरू जी के मन में चाइना को लेके ये बात थी कि भाई ये चाइना जो है वो एक पीसफुल कंट्री है, चाइना ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा जो इंडिया के अगेंस्ट में हो, इसलिए इंडिया भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो चाइना के अगेंस्ट में हो। और आज मॉडर्न रिलेशन की बात करें तो चाइना इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 136 बिलियन डॉलर का ट्रेड हमारे बीच में होता है। हालांकि यहां पे जो इंपोर्ट है वो ज्यादातर इंडिया ही करता है। 101.7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हम लोग करते हैं। बहुत सारी चाइनीज कंपनी इंडिया के अंदर काम करती हैं, उसके अलावा बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी चाइना के अंदर काम करती हैं, और लगातार हमारे बीच में इकोनॉमिकल एक्सचेंज होता रहता है। देखिए नेहरू जी चाइना के बारे में क्या सोचते थे हम सबको पता है। वो हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते थे, और नेहरू जी का यह मानना था कि चाइना से हमें कोई थ्रेट नहीं है। वहीं चाइनीज लीडर इंडिया के बारे में क्या सोचते थे और दुनिया के बारे में क्या सोचते थे यह जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों बड़े लंबे सिविल वॉर के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे डोमिनेंस में आई और पावर में आई, तो वहां के लीडर थे माओ, और माओ का यह कहना था कि इस एशिया के अंदर चाइना ही एकमात्र सुपर पावर है, तो इंडिया को कोई खास रेलेवेंस यहां पे देते नहीं थे। माओ ने सीधा सीधा यह कह दिया था कि यूनाइटेड स्टेट वाज द प्राइमरी एडवर्सरी, मतलब इंडिया से हमें कोई थ्रेट नहीं है, हमारा जो नंबर 1 दुश्मन है वो अमेरिका है। माओ ने पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले आते हैं यहां पे अमेरिका, दूसरे में आता है चाइना, और इनका यह कहना था कि चाइना पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट को लीड करता है, रशिया नहीं करता है, चाइना करता है। उसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि तीसरे नंबर पर आते हैं ओप्रेस्ड नेशंस। ये ओप्रेस्ड
ओप्रेस्ड नेशन वो हैं जैसे इंडिया, और ये ओप्रेस्ड नेशन वो हैं जो कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का शिकार रहे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चाइना के जो माओ की जो थॉट प्रोसेस थी इंडिया के बारे में वो चेंज होती रही। माओ को शुरुआत में ये लगा कि जो नेहरू जी हैं वो चाइना के फेवर में बात करेंगे, लेकिन जब हम लोगों ने ऐसा नहीं किया और इंडिया ने जब ये दुनिया को दिखा दिया कि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट होने वाला है, उस केस में जो माओ है भाई वो इंडिया से हो गए गुस्सा। और इन्होंने ये भी कह दिया था कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द इंपीरियलिस्टिक ब्लॉक, इंडिया अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। इन्होंने ये कहा दैट नेहरू इज थोरोली अ लॉयल सर्वेंट ऑफ यूएस इंपीरियलिज्म, मतलब वो अमेरिका के साथ मिलके और अमेरिका की फेवर में बात करते हैं, वो अमेरिका के हाथों की कठपुतली है, इन्होंने यहां तक भी कह दिया था। द स्ट्रेटजी वाज टू डिनाई द यूनाइटेड स्टेट फर्दर स्पेस अमंग द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन का दबदबा हुआ करता था पूरी दुनिया में, ब्रिटेन के जो है वो रूल किया करते थे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका वर्ल्ड की सोल सुपर पावर बन के उभरा। तो उन माओ को यह लगता था कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका अभी अपना इन्फ्लुएंस दूसरी दुनिया के अंदर बढ़ाएगा और एशिया के अंदर भी बढ़ाएगा। माओ का यह कहना था कि हम लोग एशिया के अंदर अमेरिकन जो प्रेशर है, अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ने नहीं देंगे, और इस केस में इन्होंने एशियन सॉलिडेरिटी की बात किया। इनका यह कहना था कि एशिया के अंदर जितनी भी कंट्री है उनको एकजुट हो जाना चाहिए और अमेरिका के अगेंस्ट में काम करना चाहिए, अमेरिका के इन्फ्लुएंस उनको नहीं बढ़ने देना चाहिए। ऐसा इनका बेसिकली थॉट प्रोसेस था। 1949 के अंदर एक बड़े ही सीनियर चाइनीज डिप्लोमेट हुआ करते थे, हान इलांग, इनका यह कहना था दैट, उन्होंने इंडियन एम्बेसडर को यह कहा दैट द ओनली थिंग दैट कुड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ सच, मतलब इंडिया और चाइना रिलेशन, एज इफ इंडिया परमिटेड हरसेल्फ टू बी यूज्ड एज अ बेस फॉर द अमेरिकन एक्टिविटीज। इनका यह कहना था कि अगर इंडिया अमेरिकन एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करता है तभी इंडिया और चाइना के रिलेशन बेटर हो सकते हैं। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में आज हम लोग इतना झगड़ा देखते हैं, रिलेशन काफी खराब भी रहे हैं बीच बीच में बहुत ज्यादा। इसके बीच में जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो है दोस्तों मैकमोहन लाइन, जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो रिलेशन को समझने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा तो जाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि मैकमोहन लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है। हम जब गलवान की बात करते हैं, जब हम डोकलाम की बात करते हैं, पेंगोंग सो लेक की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, इन सबके सेंटर में है मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन दोस्तों 1914 के अंदर जो है इसको ड्रॉ किया गया था। उस समय इसको कहा जाता है शिमला कन्वेंशन, और इस शिमला कन्वेंशन के अंदर एक तरफ थे कौन, ब्रिटिश इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटिश इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कहा जाता है हेनरी मैकमोहन, जिनके नाम पे इस बॉर्डर का नाम भी पड़ा हुआ है। दूसरे थे यहां पे तिब्बत गवर्नमेंट जो कि लहासा में हुआ करती थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। और तीसरे थे यहां पे चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, ये जो डेलीगेशन था यहां पे चाइना के लीडर भी थे, लेकिन बात ऐसी हुई कि जब इस पूरे अग्रीमेंट को मतलब फाइनल आउट कर दिया गया था, चाइना ने इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज जो है नहीं किया। चाइना के जो डेलीगेशन यहां पे आया था उन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर ही नहीं किए। वो प्रेजेंट थे, जितनी भी वहां पे नेगोशिएशन हो रही थी सभी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन बाद में सिग्नेचर करने से मना कर दिया। 1949 के अग्रीमेंट के बाद जो तिब्बत है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था। हालांकि चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पे था, लेकिन 1950 के अंदर जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया, उस समय प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। जब उन्होंने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तो उनका यह कहना था कि अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का पार्ट है, और चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत के नाम से जानता है। चाइना का यह कहना था कि जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है ये एक्चुअली हिस्टोरिकली देखा जाए तो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इसका पार्ट हुआ करता था, इसलिए ये चाइना का पार्ट है। आज यही मैकमोहन लाइन जिसके ऊपर चाइनीज डेलीगेशन ने सिग्नेचर नहीं किए थे, सबसे बड़ा बोन ऑफ कन्वेंशन हमारे बीच में बना हुआ है। आप देख सकते हो उस कन्वेंशन के अंदर जो है बहुत डिफरेंट लीडर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो ये बॉर्डर कहां से कहां डिसाइड हुआ था? क्या यह बॉर्डर लद्दाख के अंदर भी था? क्या यह बॉर्डर हिमाचल उत्तराखंड के अंदर भी था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैकमोहन लाइन जो है ना, वो भूटान के ईस्टर्न हिस्से से शुरू होती है यहां से, और वो अरुणाचल प्रदेश के वेस्टर्न हिस्से तक जाती है। दोस्तों 890 किलोमीटर का जो ये बॉर्डर है भूटान से लेके इसुराजी पास, ये इसुराजी पास जो है बेसिकली वो एंड पॉइंट में यहां पे जाता है। और इसके पीछे प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल था हाईएस्ट वाटरशेड प्रिंसिपल। इसका मतलब जो यहां पे हाईएस्ट पीक होंगी ना, जो क्योंकि हिमालय की बात कर रहे हैं, उन सभी पीक्स को हम लोग आपस में ज्वाइन करेंगे और वही हमारे बीच में बॉर्डर बनेगा। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन था तवांग। अगर रूल के हिसाब से देखें ना, हाईएस्ट वाटरशेड जो प्रिंसिपल है,
इसके हिसाब से देखें तो तवांग एक्चुअली तिब्बत का पार्ट होना चाहिए था, क्योंकि उसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा है। लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमारा पार्ट है। क्यों है भाई? क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है, जिसे हम लोग चिकन नेक एरिया भी कहते हैं। और ब्रिटेन को ऐसा लगा अगर हम लोगों ने इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अगर तवांग को तिब्बत या चाइना को दे दिया तो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आप क्लियरली देख भी सकते हो यहां पे आया भैया हमारा तिब्बत, जो तवांग है, जो कि चाइना का पार्ट तो नहीं, इंडिया का पार्ट है। और यहां पे हमारा चिकन नेक एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। अगर इसका कंट्रोल आ जाता है चाइना के हाथ में तो वो ब्रिटिश इंडिया को कभी भी थ्रेटन कर सकता था। उसके बाद चाइना, देखिए चाइना तो वैसे भी सिग्नेचर किया ही नहीं था मैकमोहन लाइन के ऊपर। चाइना ने फिर बाद में तिब्बत के अंदर अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाया और उसने तिब्बत को कैप्चर करने की कोशिश की। और फाइनली अक्टूबर 7 1950 को उन्होंने तिब्बत को कैप्चर भी कर लिया। मतलब काफी समय तक जो तिब्बत के वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने अपोज डेफिनेटली किया, अमेरिका ब्रिटेन उनकी हेल्प भी कर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाया और उन्होंने तिब्बत को कैप्चर कर लिया। तिब्बत के बीच में और तिब्बत जो गवर्नमेंट थी और जो चाइनीज गवर्नमेंट थी उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसे 17 पॉइंट अग्रीमेंट कहते हैं 1951 के अंदर। तो इसमें हुआ ये कि तिब्बत ने एक्सेप्ट कर लिया चाइनीज अथॉरिटी को, लेकिन चाइना ने बदले में यह प्रॉमिस किया कि वो तिब्बत को ऑटोनमस स्टेटस देंगे। मतलब जो तिब्बत की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो इकोनॉमी है, जो ट्रेड है, जो कल्चर है, उसको प्रिजर्व करेंगे और उसको काफी हद तक ऑटोनॉमी देंगे। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। तो चाइना ने क्योंकि अपना प्रॉमिस तोड़ा तो बाद में बेसिकली तिब्बत के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए और लड़ाइयां भी हुई। फिर दलाई लामा जो है बाद में इंडिया में, उसके बाद में अभी बात करूंगा मैं। लेकिन इन सबके बीच में क्या हो रहा है? इन सबके बीच में इंडिया के जो लीडर्स हैं और चाइना का जो लीडर है वो आपस में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहां पे देख भी सकते हो कि 1954 के अंदर नेहरू जी ने फिर से चाइना के अंदर यात्रा की। तो 1939 के अंदर और 1954 के अंदर नेहरू जी ने यात्रा की। उस समय तक नेहरू जी का यह मानना था कि इंडियन जो मतलब जिसे हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई बोलते हैं। और 1954 के अंदर पंचशील अग्रीमेंट सिग्नेचर किए गए। नेहरू जी और चाइनीज लीडर के बीच में बहुत सारी बातचीत हुई और उन्होंने ये माना कि भाई हम लोग पड़ोसी तो हैं, बड़ी कंट्रीज भी हैं, तो आज हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में हमारे बीच में कोई झगड़ा ना हो। इसके लिए पंचशील अग्रीमेंट किया गया। पंचशील अग्रीमेंट की जो इंस्पिरेशन थी बेसिकली हम लोगों ने इंडोनेशिया से ली थी और ये पॉइंट जो है लगभग वैसे ही नजर आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट थे? म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं। तो इंडिया चाइना ये बात करता है कि भैया हम लोग एक दूसरे की जो सोवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। हालांकि इसको हम लोगों ने बाद में फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि नॉन अग्रेशन, हम एक दूसरे के ऊपर किसी भी हालत में अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भैया नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर, किसी के आंतरिक मामलों में हम लोग इंटरफेयर फालतू में नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट को देखेंगे और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के ऊपर हम लोग रिलाय करने वाले हैं। मतलब भैया तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहें, टेंशन ही नहीं है। तो पंचशील अग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया ने मान लिया कि अब साउथ एशिया के अंदर शांति कायम रहेगी। इंडिया और चाइना एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। और यहां से हमारे जो पीसफुल रिलेशन है उसकी शुरुआत हो गई थी। हालांकि ये शुरुआत बहुत लंबी नहीं चली, शॉर्ट ली थी, क्योंकि 1962 के अंदर बाद में हमारे बीच में वॉर हुआ। अब देखिए, क्योंकि 1950 और 1951 के अंदर तिब्बत को कैप्चर कर लिया गया था चाइना के द्वारा, तो 1959 के अंदर तिब्बत में लोगों ने चाइना के अगेंस्ट में खड़ा होना शुरू कर दिया। बहुत सारे वायलेंट एक्टिविटीज भी हुई, लेकिन उन सभी के बीच में जब चाइना ने बहुत लार्ज स्केल पे सप्रेशन करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, तो बाद में 1959 के अंदर दलाई लामा असाइलम लेने के लिए इंडिया में आ गए। कहां से? ये तवांग से आए, जहां पे आज बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। आप पिक्चर में देख भी सकते हो कि इंडियन लीडर जो है नेहरू जी भी थे और हमारे जो राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली जी, वो भी इनसे मिले। उस समय के तिब्बत के जो दलाई लामा के साथ आए थे, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में बाद में धर्मशाला में एक तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी स्थापना कर दी थी। यहां से चाइना और इंडिया के रिलेशन एक्चुअली खराब होने शुरू हुए। चाइना का यह कहना था कि भैया तिब्बत मेरा पार्ट है। इवन इंडिया ने भी तिब्बत को चाइना का पार्ट एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहां के एक पॉलिटिकल लीडर को, एक रिलीजियस लीडर को आप अपने यहां पे असाइलम कैसे दे सकते हैं? उसके बाद हमारा रिलेशन काफी खराब होने एक्चुअली शुरू हो गए थे। फिर बाद में हमारे यहाँ पे 1962 का वॉर भी हुआ। 1962 के वॉर की अगर पीछे की कहानी देखें एक्चुअली है तो काफी इंटरेस्टिंग, और बाद में जो एक वॉर के रूप में आई। ऐसा माना जाता है कि कुछ सीक्रेट पेपर जो है बाद में रिवील हुए कि जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, अक्साई चीन वाले हिस्से में 1953 1954 के अंदर चाइना ने एक सड़क बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज को इसके बारे में नहीं पता चला। जब इंडियन अथॉरिटीज को इसके बारे में पता चला तो हम लोगों ने क्या किया, अपने सैनिकों को वहां पर भेजा इंस्पेक्शन करने के लिए, और यहां से जो है सारी चीजें खराब होनी शुरू हुई। इसे कहा जाता है दोस्तों इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी। जब हमारी आर्मी को यह पता चला कि एक्चुअली चाइना वहां पे जो है सड़क बना रहा है,
क्योंकि अक्साई चीन हम लोग मानते थे कि हमारा हिस्सा है। तो हम लोगों ने वहां पे क्या किया, कुछ जो बटालियन वगैरह को एस्टेब्लिश कर दिया था, सोल्जर को भेज दिया। जब हम लोगों ने वहां पे सोल्जर को भेजा और उन्होंने चाइना वालों को रोकने की कोशिश की, तो उनके बीच में झड़प होनी शुरू हो गई और वहां से शुरू होता है वॉर। वॉर अचानक से इतना लार्ज स्केल पे हुआ क्योंकि अरुणाचल में भी और लद्दाख वाले रीजन में भी, हिमाचल उत्तराखंड वाले रीजन में भी इंडिया को इतना लगा नहीं था कि चाइना इतना बड़ा रिस्पॉन्स एकदम से कर देगा। लेकिन उन्होंने जब किया तो हम लोग एक्चुअली काफी बैकफुट पे चले गए थे। तो अक्साई चीन वाले हिस्से को चाइना ने कर लिया कैप्चर। पूरे अरुणाचल प्रदेश को भी वो लोग कैप्चर कर सकते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। और ये सीज फायर जो है यूनिलेटरली था, मतलब चाइना ने यह कहा कि भाई मेरा जो पर्पस था अटैक करने का वो पूरा हो चुका है, अक्साई चीन मैं कैप्चर कर चुका हूं। आज भी अक्साई चीन को जो है वो ऑक्यूपाई करता है चाइना और उसका एडमिनिस्टर भी करता है। बट इंडिया जो है वो टेक्निकली अक्साई चीन को आज भी अपना पार्ट मानता है। तो 1962 का इतना बड़ा जो वॉर होता है और इंडिया की काइंड ऑफ एक ह्यूमिलिएशन, एक डिफीट होती है अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद रिलेशन डेफिनेटली काफी खराब रहे और काफी सालों तक हमारे बीच में जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट था वो काफी ज्यादा मिनिमम हो गया। जब चाइना से हमारा ये झगड़ा हुआ तो इंडिया को लगा भाई हम लोग किसके पास जाऊं, मेरा भी तो कोई फ्रेंड होना चाहिए ना जो ऐसे समय में मेरी हेल्प कर सके। अब अमेरिका ब्रिटेन के पास आप जा नहीं सकते थे कि दोनों ही वो इंपीरियलिस्टिक पावर हुआ करती थी। तो और आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी नेहरू जी जो थे हमारे, वो एक्चुअली चाइना सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म, उसके काफी ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, काफी इन्फ्लुएंस थे। तो हम लोगों ने धीरे धीरे सोवियत यूनियन के क्लोज होना शुरू हो गया। और वही जमाना था 1960s का, 65 67 का, रशिया के बीच में, यूएसएसआर के बीच में और चाइना के बीच में भी झगड़ा होना शुरू हो गया। इवन 1969 के अंदर उनके बीच में ब्रीफ वॉर भी हुआ था। तो जब चाइना और रशिया की आपस में लड़ाई हो रही है, यहां से इंडिया और चाइना की हो रही है, तो डेफिनेटली भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और हम लोग रशिया के डेफिनेटली अपने आप ही क्लोज आ गए। उसके बाद 1962 के वॉर के अंदर भी कुछ कुछ झड़प हुई थी, जैसे नाथुला एंड चोला के अंदर क्लैशेस हुए थे 1967 के अंदर। ये 62 जैसे बहुत लार्ज स्केल पे तो नहीं हुए थे, लेकिन कहा जाता है कि 250 से 300 सोल्जर बेसिकली यहां पे भी अनफॉर्चुनेटली मर गए थे। उसके अलावा 1987 के अंदर फिर से एक झड़प होती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग वाले रीजन को लेके। यहां पे भी कुछ सैनिकों की डेथ होती है, बट थैंकफुली वो 1962 के जैसा लार्ज स्केल पे नहीं हो पाया। तो इंडिया और चाइना की जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंस होता है सिक्किम वाला। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं सिक्किम के साथ इंडिया के रिलेशन की, तो एक्चुअली काफी हिस्टोरिकल रिलेशन है। 1861 के अंदर ब्रिटिश इंडिया और सिक्किम के जो मोनार्क थे उनके बीच में एक ट्रीटी होती है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ तमलोंग। और यहां पे जो सिक्किम है वो बन जाता है इंडिया का प्रोटेक्टरेट। मतलब इसका ये होता है कि भाई अगर सिक्किम के ऊपर किसी ने हमला किया, अटैक किया, तो ब्रिटेन उसको प्रोटेक्ट करेगा। यह ट्रीटी काफी लंबे समय तक चलती रही और 1950 के अंदर इस ट्रीटी को रिन्यू किया गया और फिर से सिक्किम बन गया हमारा प्रोटेक्टरेट। हालांकि हम उसको प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन सिक्किम के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी काफी ज्यादा हलचल होनी शुरू हो गई थी। सिक्किम के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया को सपोर्ट करते थे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, और बाद में जब वहां पे इलेक्शन हुए 1972 के अंदर, वहां पे रेफरेंडम करवाया गया, तो मोस्टली लोगों ने वहां पे इंडिया की फेवर में वोट किया और 1975 में इंडिया बन जाता है इंडिया का एक इंपॉर्टेंट स्टेट। और वो जो प्रोटेक्टरेट था वो स्टेटस यहां पे खत्म हो जाता है। हालांकि चाइना के इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरुआत में चाइना ने इस मूव को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया, मतलब बहुत हार्श शब्दों में क्रिटिसाइज नहीं किया। हालांकि चाइना ने यह कहा कि जो भी सिक्किम के अंदर हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उन्होंने ओपनली ऐसा नहीं किया। और काफी लंबे समय तक चाइना ने सिक्किम को इंडिया का जो है एक इंटीग्रल पार्ट नहीं माना। और ये बहुत रिसेंटली बात है, 2003 के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जब उन्होंने सिक्किम चाइना की यात्रा की, उस समय चाइना ने माना कि हां हम लोग सिक्किम को एक इंटीग्रल पार्ट इंडिया का मानते हैं। मतलब 1975 में यह हुआ और 2003 में फाइनली सिक्किम ने उसको एक्सेप्ट किया। अटल जी वहां पे गए तो कई सारी चीजों पे एक्चुअली हमारा डिस्कशन हुआ। और जो नाथुला है सिक्किम के अंदर, यहां पे देख सकते हो नाथुला, और इस नाथुला के थ्रू जो मानसरोवर यात्रा है वो भी हमने शुरू की, और जो चाइना के साथ ट्रेड है वो भी हम लोगों ने शुरू किया। तो रिलेशन जो है थोड़े ठीक होने शुरू हो गए थे। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि भैया 1962 के बाद रिलेशन एकदम से पूरी तरह से बंद हो गए थे। 70s तक आते आते जो है हमारे लीडर्स ने यह समझ लिया था कि रिलेशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना जरूरी है। देखिए वॉर हुआ वो तो अलग बात है, वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज हुई है डेफिनेटली, लेकिन इतने बड़े कंट्रीज हैं वो आपस में
पूरी तरह से आइसोलेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। और उस बात के बाद जब चीजें नॉर्मलाइज होने लगी तो 1981 के अंदर जो इंदिरा गांधी जी हैं वो चाइना की यात्रा करती हैं और उस रिलेशन को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करती हैं। 1988 के अंदर राजीव गांधी जी भी चाइना की यात्रा करते हैं। 1993 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में अग्रीमेंट होता है जिसको कहते हैं अग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ये दोस्तों लद्दाख वाले रीजन की बात हो रही है, अरुणाचल वाले रीजन की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना आपने इस बात का। उसके बाद 1996 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अग्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। और इसके अंदर जो प्रोविजन थे ना वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। इस प्रोविजन के अंदर यह कहा गया कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंडिया और चाइना के जो सोल्जर हैं एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करेंगे, फायर नहीं करेंगे, गन नहीं चलाएंगे, रॉकेट्स नहीं दागेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा जो एलएसी है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहां पे जो प्रेजेंस है सोल्जर्स की उसको भी मिनिमम करेंगे। अब ध्यान रखना जब गलवान वाला इशू हुआ था तो गन नहीं चलाई गई थी, डंडों से जो है एक दूसरे से लड़े थे, घूसों से लड़े, पत्थर मारे, लेकिन गन नहीं चलाई थी क्योंकि 1996 का जो है अग्रीमेंट यहां पे किया जाता है। तो आज तक 1996 के इस अग्रीमेंट के बाद गोली वहां पे नहीं चली है। एक्चुअली 1967 के अंदर लास्ट टाइम वहां पे ऐसी झड़प हुई थी जिसके अंदर एक्चुअली में फायर एक्सचेंज हुआ था। उसके बाद से जो है ऐसी खास चीजें हमारे वहां पे हुई नहीं है। फिर बाद में चाइना ने इशू क्रिएट करना शुरू कर दिया। देखिए 2003 के अंदर अटल जी वहां पे गए, रिलेशन ठीक ठाक होने शुरू हो गए थे, लेकिन चाइना वाले हैं ना बात मानते नहीं है, बीच में कभी कभी परेशान करते रहते हैं। और आप यहां पे देखोगे 2000 के अंदर एक स्टेपल वीजा इशू हुआ था। इसमें होता यह है जैसे मान लो कोई आदमी अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में अगर वो चाइना जाना चाहता है तो डेफिनेटली उसको चाइनीज एम्बेसी में जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि वीजा तो वहीं से लगेगा। तो चाइनीज एम्बेसी जो इंडिया में थी वो क्या करने लगी, वो स्टेपल वीजा देने लगी। मतलब जो आपका जो पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट के साथ एक छोटे से पेपर पे स्टेपल से लगा के वीजा दे दिया। पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने जो है वो सील नहीं लगाया। इसको कहा जाता है स्टेपल वीजा इशू। और ये एक्चुअली इंडिया में आज तक चल रहा है। कुछ इंसिडेंट आपको बताता हूं। 2011 के अंदर अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेयर्स थे जो कराटे किया करते थे और चाइना के अंदर जो है एशियन कराटे चैंपियनशिप हुआ करती थी। जब उन्होंने उसके अप्लाई किया तो चाइना ने क्या स्टेपल वीजा दे दिया। अब स्टेपल वीजा जब उन्होंने दिया तो इंडिया के जो एयरलाइंस थी उन्होंने उनको फ्लाइट पे चढ़ने से मना कर दिया कि भाई ये तो लीगल ही नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इशू है। 2013 के अंदर क्या हुआ, दो वीमेन थी अरुणाचल प्रदेश से, ये भी चाइना जाना चाहती थी, आर्चर थी बेसिकली, वहां पे कॉम्पिटिशन था, इनको भी वहां पे नहीं जाने दिया। तो स्टेपल जो वीजा वाला इशू है बेसिकली इसके थ्रू चाइना ये कहना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा पार्ट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ ये अरुणाचल के लिए नहीं हो रहा है, इवन जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग चाइना जाना चाहते हैं उनको भी चाइना ने स्टेपल वीजा ही देना शुरू कर दिया। तो ये इशू एक्चुअली हमारे बीच में आज ही बना हुआ है। अब चाइना को देखे 2000 के बाद जब इंडिया की ग्रोथ शुरू हुई तो चाइना ने रियलाइज करना शुरू कर दिया था कि भाई अब एशिया के अंदर तुम अकेली पावर नहीं हो, है ना, इंडिया भी अब तुम्हें टक्कर देने वाला है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। चाइना ने यह प्लान बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे से इंडिया को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देंगे। और इसी को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, यानी कि इंडिया के चारों तरफ इंडियन ओशन में आसपास वो ऐसे बेस बना रहा है, अगर फ्यूचर में इंडिया और चाइना वॉर में जाते हैं तो इनका यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आप यहां पे कई सारे एग्जांपल इसके लिए देख सकते हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना ने डेवलप किया, इसका यूज कर सकता है चाइना। हम्बनटोटा पोर्ट है जो श्रीलंका की, वो 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका के द्वारा चाइना को दे दी गई है। जो क्याप्यू जो म्यांमार के अंदर एक पोर्ट बनती है ये भी चाइना को दे दिया गया। अब सीधी सी बात, अभी आप जब इतनी सारी चीजें हरकतें करोगे इंडिया के आस पड़ोस में तो हम तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। इंडिया ने भी यहां पे अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई, और जो इंडिया की स्ट्रेटेजी है ना उसको कहा जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो रिलेशन चल रहे हैं ना ये एक चेस बोर्ड की तरह लग रहे हैं। आप एक मूव कर रहे हो, हम भी एक मूव कर रहे हैं, वो एक मूव कर रहे हैं, उसके फिर हम भी एक मूव कर रहे हैं। तो इंडिया का जो मूव है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अगेंस्ट में, उसको कहते हैं दोस्तों नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी। तो इंडिया ने भी अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। इंडिया ने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया ने जो ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इनके तरफ फोकस करना शुरू कर दिया कि भैया अगर तुम कुछ करोगे तो मैं भी करूंगा। आप यहां पे देख सकते हो जो चाबाहार पोर्ट ईरान में बनाई गई वो भी इसका हिस्सा है। इंडोनेशिया के अंदर एक शबांग एक पोर्ट बनाई गई है इंडिया के द्वारा, वो भी इसका हिस्सा है। म्यांमार के अंदर जो सितवे पोर्ट है 2016 में, इसको इंडिया ने डेवलप किया।
उसके अलावा बांग्लादेश की जो मोंगला सी पोर्ट है, इंडिया इसका भी यूज कर सकता है। सिंगापुर की जो चांगी नेवल बेस है, वो चांगी नेवल बेस हम लोगों ने बनाया। जो सैचल्स के अंदर जो अजम्पशन आइलैंड है, वहां पे हम लोगों ने अपना नेवल बेस बनाया। तो बेसिकली बात ये है कि भाई जब आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कर रहे हो, हम भी करेंगे, चाबाहर पोर्ट बनाएंगे। ये जो द्वाक्राम ओमान के अंदर जो पोर्ट है, यहाँ पे हमारा नेवल बेस, अजम्पशन आइलैंड, सेबांग इंडोनेशिया, जापान के साथ हमारा कोड का रिलेशन चलता है, मंगोलिया के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते बेसिकली यही है कि हम लोग फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी तैयार हैं, भैया तुम भी तैयार हो। फिर आता है 2017 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा हमारे बीच में हुआ, रिलेशन काफी खराब हुए, वो है डोकलाम का स्टैंड ऑफ। आपको थोड़ा सा ना, मैं यहाँ पे अगर आप इस इमेज को देख सकते हो तो देखिए यहाँ पे है भूटान, जो कि इंडिया का प्रोटेक्ट ये है। इधर देखिए जरा, ये है सिक्किम और इधर आता है भूटान। और भूटान की भी जो बेसिकली जो सिक्योरिटी है वो इंडिया करता है, हाँ, वो हमारा प्रोटेक्टरेट है। और इनके बीच में यहां पे एक जगह आती है दोस्तों, इसको बोलते हैं यहां पे चुंबी वैली, और यहां पे एक जगह है डोकलाम। ट्रेडिशनली जो डोकलाम है वो भूटान का हिस्सा रहा है, ठीक है। चुंबी वैली जो है वो काफी हद तक चाइना का पार्ट है। लेकिन हुआ ये कि 2017 के अंदर ना डोकलाम के अंदर चाइना ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। बहुत पुराने समय से एक्चुअली इंडिया के कुछ बंकर्स वहां पे बने हुए थे, 1962 के बाद से बंकर बने हुए थे। हालांकि इंडियन सोल्जर्स वहां पे नहीं थे। चाइना वालों ने क्या किया, उन बंकर को तोड़ दिया, इंडिया के जो बंकर्स थे। और क्योंकि ये भूटानी टेरिटरी के अंदर बना हुआ है, तो भूटान ने इंडिया को कहा कि भैया मेरी हेल्प करिए। इंडियन सोल्जर वहां पे तुरंत पहुंच गए। तो 1962 के अंदर जो रिस्पॉन्स था इंडियन सोल्जर्स का, इस बार वो रिस्पॉन्स पूरी तरह से डिफरेंट था। अब हम भी काफी अग्रेसिव हो गए और कुछ ही दिनों में बेसिकली हम लोगों ने यहां पे मजबूर कर दिया कि जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो पीछे हट गए। और फिर बाद में बात वही हुई कि आज भी डोकलाम वाला हालांकि इशू बना हुआ है। अब जो इंडिया की जो परमानेंट बटालियन है हम लोगों ने वहां पे एस्टेब्लिश कर दी है। चाइना वालों को हम लोगों ने वहां से खदेड़ दिया, लेकिन चाइना वाले मानने वाले थोड़ी हैं। डोकलाम से वो चले गए, लेकिन चुंबी वैली के अंदर हरकत करने लगे। अब आपको बता ही दिया मैंने, जो डोकलाम के पास में ही चुंबी वैली बनती है। चुंबी वैली के अंदर जो मतलब जो ट्राई जंक्शन है भूटान, चाइना और इंडिया का, ये सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उससे काफी नजदीक है। तो अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चुंबी वैली के आसपास अगर चाइना कोई बहुत बड़ा बेस बना देता है, तो अगर फ्यूचर में कुछ गड़बड़ होती है तो जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पे वो इश्यूज कर सकते हैं। तो आज भी जो है चुंबी वैली के अंदर बेसिकली चाइना का काफी ज्यादा वो एक्टिविटी करता रहता है। लोकेशन के तौर पे हम दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमारा सिक्किम है, स्टेट है। ये जो बीच में अगर नजर आ रही है चुंबी वैली, और यहाँ पे पड़ता है डोकलाम। ये जो लाइन आपको डॉटेड लाइन यहाँ पे नजर आ रही है, चाइना बेसिकली इसको क्लेम करता है कि हमारा है। क्योंकि देखिए जो चुंबी वैली है ना, ये अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो काफी फेवरेबल नहीं है चाइनीज सोल्जर्स को लेके, क्योंकि ये एक वैली है और यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी भी होती है। अब देखिए सीधी सी बात है भाई, आसपास पहाड़ हैं, है ना, और बीच में है वैली। और अगर वैली के अंदर अगर चाइना वाले एस्टेब्लिश होते हैं तो इन पहाड़ों से हमें डेफिनेटली एडवांटेज मिल जाता है। तो इसीलिए चाइना चाहता है कि इन कुछ हिली एरियाज में जो भूटान का पार्ट है वहां पे कुछ ना कुछ वो बेस बनाए। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई जो है इनके बीच में चल रही है। अब वहां से जब कुछ खास उनका एडवांटेज नहीं मिला, देखिए चाइना क्या करता है ना, वो एक्चुअली टेस्ट करता रहता है कि रिस्पॉन्स कैसा आएगा। अगर उनको लगता है कि इंडिया की तरफ से बहुत हार्श रिस्पॉन्स रहा है तो वो पीछे हट जाते हैं। अगर लगता है कि नॉर्मल रिस्पॉन्स रहा है तो फिर वो थोड़ी हिम्मत हो जाती है उनकी। तो 2020 के अंदर भी बेसिकली गलवान के अंदर इशू हुए, और कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे जो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो चीजें चल रही थी, सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वो भी इसके पीछे रीजन हो सकता है। वो डिस्टर्बेंस करना चाहता था, लेकिन गलवान में फिर से इशू हुए। गलवान में भी वही इशू हुए, और जो इंडियन टेरिटरी के अंदर जो है चाइनीज आ गए। यहां से जब हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया तो दोनों के बीच में हाथापाई हुई और 20 इंडियन सोल्जर्स यहां पे जो है शहीद हो गए। चाइना की तरफ से ओपनली कोई डेटा नहीं आया है कि कितनी उनके वहां पे कैजुअलिटी हुई, लेकिन कुछ अमेरिकन एजेंसी का यह कहना है कि शायद वहां पे 30 से 40 जो है चाइनीज सोल्जर्स की भी जो है वो डेथ हुई थी। तो 1975 में, और जब नाथुला के अंदर जो तवांग के अंदर हुआ था, पहली बार इतने बड़े लेवल पे वहां पे लड़ाई हुई और 20 सोल्जर्स मारे गए। बताता चलता हूं क्योंकि 1996 के अंदर ऑलरेडी हम लोगों का अग्रीमेंट था कि हम लोग वेपन्स यूज नहीं करेंगे। तो गलवान के अंदर वेपन्स यूज नहीं हुए हैं, और आज भी गलवान के अंदर इशू बना हुआ है। देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो यूपीएससी में ऑलरेडी यहां से सवाल आ चुका है। कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है दोस्तों, ये है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का 80% हिस्सा जो इंडिया के पास है। यहां पे जो आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये देखिए जरा, इसे कहा जाता है, तो ये एक्चुअली ये जो हिस्सा है ना, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, गिफ्ट दे दिया बेसिकली, तरह से समझिए। और ये जो आपको यहां पे नजर आती है दोस्तों, ये है हमारी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहां पे है पैंगोंग सो।
जो लेक है जहाँ पे थ्री इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी, ये लगभग इसके मिडिल में से जो एलएसी निकलता है। यहाँ पे है दोस्तों हॉट स्प्रिंग, ये जगह देख सकते हो, और ये है गलवान वैली जहाँ पे गलवान रिवर भी है, और यहीं पे हुआ था वो सारे का सारा इशू। तो जब गलवान के अंदर इशू हुआ तो भाई अभी बेसिकली दिसंबर मतलब ये तो जनवरी चल रहा है, पिछले ही महीने 3 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में हमारे बीच में जो है अग्रीमेंट हुआ, और फाइनली इतने टाइम के बाद फाइनली इंडिया और चाइना ने अग्रीमेंट कर लिया है और दोनों के सोल्जर वापस जा चुके हैं। जो उन्होंने यहां पे बंकर्स बनाए हुए थे उनको तोड़ दिया गया है, जो सेटलमेंट की गई थी वो तोड़ दी गई है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे वापस जा चुके हैं, खासकर देपसांग से और डैमचोक से। लोकेशन आपको दिखाता हूं, देखिए ये जो इंपॉर्टेंट जगह है ये है दोस्तों दौलत बेग ओल्डी। यहां पे आएगा आपका देपसांग, देपसांग तक अभी तक चाइनीज सोल्जर बने हुए थे। यहां पे आता है जी गलवान, ये है हॉट स्प्रिंग, और ये है पेंगोंग सो लेक, और दोस्तों ये है डैमचौक। ये लोकेशन आपने इसी तरह से याद रखनी है, नॉर्थ से साउथ याद रखनी है, साउथ से नॉर्थ याद रखनी है। तो हॉट स्प्रिंग से तो थोड़े समय पहले ही चले गए थे, जो देपसांग है और जो डैमचौक है यहां से वो अब गए हैं। दौलत बेग ओल्डी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली दौलत बेग ओल्डी के अंदर एक एयर स्ट्रिप को कंस्ट्रक्ट किया, और यहां पे एक रेलवे लाइन भी हम लोग लेके गए। तो इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे जो है वो एलएसी के आसपास बढ़ा रहा है। तो चाइना को लगता है कि भाई दिक्कत तो है, क्योंकि जब 1962 का वॉर हुआ ना, तो हमारे बीच में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था वो था दोस्तों किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहां पे हमें पता ही कि बहुत पहले ही चाइना ने सड़क बना दी थी, यहां पे ये लोकेशन भी आप देख सकते हो। इंडिया का वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, बट आज ऐसे ही नहीं है, आज चीजें बदल गई हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, सेला टनल हम लोग बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, और यहाँ पे भी हम लोग जो है अपनी काम कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें जब थोड़ी और ख़राब हुई तो फाइनली भाई इंडिया को लगा तो थोड़ा कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि गलवान वाला इशू हुआ। तो भाई हम लोग देखिए, जब बॉर्डर के ऊपर लड़ाई होती है तो आप बिजनेस नॉर्मल नहीं कर सकते, और जब बिजनेस बहुत ज्यादा खराब हो जाता है एक दूसरे के बीच में तो बॉर्डर पे भी इश्यूज होते हैं। तो भाई जब गलवान में आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो इंडिया ने कहा कि भैया बिजनेस कैसे करोगे। तो हम लोगों ने 300 से ज्यादा चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया, ये कह के कि इसके पीछे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। देखिए, चाइना के अंदर एक रूल होता है, कभी कभी ये रूल बहुत ओपनली होता है, कभी कभी नहीं होता है, कि जो भी चाइनीज कंपनी है और वो विदेशों में काम करती हैं, तो उनका जो कस्टमर्स का डेटा है वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है। और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज टिकटॉक के साथ भी आ रही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में टिकटॉक काफी ज्यादा चलता है, और वो क्योंकि चाइनीज कंपनी है तो अमेरिकन जो सिटीजन है इनका डेटा जो है चाइनीज कंपनी के साथ जो है वो शेयर हो रहा है। तो आज के समय में टिकटॉक, बेसिकली टिकटॉक और भी ऐप हैं जिनके बीच में वो इशू बना हुआ है। तो इंडिया ने कहा कि भैया हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न है इसलिए हम आपके ऐप्स को बैन कर रहे हैं। चाइना ने भी उसके बदले में कुछ किया था, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे जो बैन किया जाना चाइनीज ऐप का वो पहली बार हमारे साथ हुआ है। एक और जो इशू है इंडिया और चाइना के बीच में दोस्तों वो है मानसरोवर पिलग्रिमेज को लेके। देखिए, मानसरोवर को लेके जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो लोग जाते ही हैं, लेकिन मानसरोवर जो कैलाश जो मानसरोवर है, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर भी पास में से निकलती है, सतलुज रिवर भी निकलती है, इंडस रिवर भी पास में से ही निकलती है, तो यहां पे हम लोग जाते हैं क्योंकि शिवजी का यहाँ पे जो है कैलाश पर्वत माना जाता है। तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए भी चाइना के साथ रिलेशन हमारे काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो जब गलवान के अंदर इशू है, डोकलाम के अंदर इशू हुआ, तो ये जो यात्रा है काफी समय के लिए रोक भी दी गई थी, लेकिन कोविड के बाद जो है थोड़ा सा इसको हम लोगों ने दोबारा से इशू किया। देखिए, इंडिया नेपाल का रिलेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था ये। देखिए, जो ब्रह्म मानसरोवर है ना, वहां तक जाने के दो रूट हैं बेसिकली। एक रूट जाता है उत्तराखंड से और दूसरा रूट जाता है सिक्किम में, जो नाथुला पास हमारा है। उत्तराखंड में जो रूट जाता है वो कहां से जाता है, वो जाता है काली से, जिसे हम लोग कहते हैं काला पानी। और इंडिया और नेपाल के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जहां पे एक सड़क बनाई गई और काला पानी से होते हुए लोग जो है वो कैलाश मानसरोवर जाते हैं। जब ये अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, हम लोगों ने नेपाल को कंसल्ट नहीं किया था, और इस वजह से भी नेपाल जो है काफी नाराज हुआ, और बाद में जो काला पानी वाला इशू है नेपाल के साथ हमारा बहुत सारा हुआ। तो मानसरोवर यात्रा भी हमारे लिए जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। उसके अलावा ये भी देखिए ना, अब चीजें सिर्फ 1 to 1 नहीं रही हैं, अब चीजें ग्लोबलाइज्ड हो चुकी हैं। भाई 1960s और 70s में जो इंडिया हुआ करता था वो आज तो नहीं है। आज हम लोग काफी पावरफुल हो चुके हैं। अब इंडिया में इंडिया के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज वो बन चुके हैं काफी पावरफुल। तो आज हम लोग चाइना को बेसिकली कई तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो इंडिया का रिलेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ, चाहे अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वो चाइना के साथ हमारे रिलेशन को किस तरह से डिफाइन करता है, क्योंकि वो भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, हो रहा है ये कि भैया देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और अमेरिका तो जो है अलाई नहीं थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को, क्योंकि इंडिया रशिया के क्लोज हुआ करता था। बट 1990s में जब
यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इंडिया धीरे धीरे जो है अमेरिका की तरफ आने लगा। जब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, लिबरलाइजेशन हम लोगों ने कर दिया, तो यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी जो है इंडिया में आई। और आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अमेरिका जो है इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। स्ट्रेटेजी पार्टनर मतलब यह है कि अमेरिका इंडिया के थ्रू बेसिकली यहां पे चाइना को काउंटर करना चाहता है। देखिए आज के समय में रशिया और अमेरिका तो थोड़ा है, लेकिन रशिया और चाइना ज्यादा बड़े एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस से जो है वो इंडिया के थ्रू काउंटर करना चाहता है चाइनीज इन्फ्लुएंस को, और अमेरिका की हेल्प लेके कहीं ना कहीं इंडिया भी एशिया के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है। और दोनों ही क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एक नेचुरल सा अलायंस हमारे बीच में बनता है। हम भी चाहे वो डिफेंस हो चाहे इकोनॉमी हो, अभी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो इस वजह से हम भी थोड़ा सा रशिया से दूर हट रहे हैं। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो, क्वाड की हम लोग बात करते हैं भाई, जब I2U2 की बात करते हैं तब हम लोग अमेरिका के अलाई हैं। 2+2 डायलॉग हम अमेरिका के साथ करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि किस तरह से हम लोग अमेरिका के क्लोज जा रहे हैं। अब चाइना यहां पे जो है क्या सोचता है इसके बारे में, देखिए कोड के बारे में चाइना के कोई बहुत अच्छे विचार नहीं है। चाइना का यह कहना है कि भैया जो कोड है ना वो नेटो है, वो एक एशियन नेटो बनाया गया अमेरिका के द्वारा। हालांकि कोड में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि हम लोग चाइना को काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट कोड की तरफ से इस तरह का कोई आया नहीं है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा चार्टर है कुछ भी है। लेकिन चाइना खुद ही ये सोच रहा है कि भैया कोड के थ्रू इंडिया जो है चाइना को काउंटर कर रहा है। खैर वो अलग बात है, सोचता रहे। इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप के बारे में तो एवरीबडी नोज, शुरू से ही हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सोशलिस्ट विचारधारा के रहे हैं, और डिफेंस के लिए स्पेशली हम लोग चाइना के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड रहे हैं। 1960s और 70s की बात करें, इवन आप 80s की बात भी कर सकते हो, जब चाइना और रशिया के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, तो रशिया एक बहुत बेटर तरीके से और बहुत बड़े लेवल पे जो है इंडिया का वो फ्रेंड रहा। अभी चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं जब से यूक्रेन वाला इशू हुआ, और जब से जॉर्जिया वाला इशू हुआ, क्रीमिया वाला इशू हुआ, तो तब से जो है रशिया और चाइना की क्लोजनेस थोड़ी सी बढ़ गई है। हालांकि हिस्टोरिकली देखा जाए तो चाइना जो है हमेशा से इंडिया जो है चाइना रशिया के हमेशा से दोस्त रहा है। हालांकि अभी भी अगर आप देखेंगे, हालांकि चाइना और रशिया के बीच में रिलेशन काफी बेटर हो रहे हैं, बट फिर भी जो रशिया यहाँ पे है वो बैलेंसिंग एक्ट बनाने की कोशिश करता है ना। तो मतलब एक कॉमन फैक्टर है रशिया हमारे बीच में, उनका भी दोस्त है हमारा भी दोस्त है, तो कहीं ना कहीं रशिया के बेसिकली इस प्रेजेंस से हेल्प ही हो रही है ना। नुकसान कम हो रहा है, हेल्प ज्यादा हो रही है। जापान की अगर बात करें तो ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली देखें तो जापान और चाइना भाई एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जापान ने बहुत सारी टेरिटरी जो चाइना की थी उसको कैप्चर कर लिया, तो रिलेशन इनके बीच में बहुत अच्छे नहीं थे शुरू से, आज भी नहीं है। हालांकि इकोनॉमिकली वो एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं, लेकिन जापान के साथ उनका जो रिलेशन है पिछले काफी लंबे समय से जो है खराब हो रहे हैं। साउथ चाइना जो सी है वहां पे कई सारे ऐसे आइलैंड है जिनको, जैसे शिंकाकू आइलैंड वगैरह, जिनको लेके जो है उनके बीच में काफी इश्यूज हैं। तो वही बात है, चाइना का उनके साथ भी इशू है, चाइना का हमारे साथ भी इशू है, तो नेचुरली जापान और जो इंडिया है उनके जो रिलेशन है आपस में अलाइन करते हैं। तो कोड का भी हम लोग पार्ट हैं, और इवन हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है भाई, मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो हम लोग जापान की हेल्प से कर रहे हैं। तो जापान और इंडिया की जो रिलेशन है वो सेंस में काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखिए ट्रेडिशनली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना काफी अच्छे फ्रेंड रहे हैं, बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 सालों में इनके रिलेशन एक्चुअली काफी खराब हो गए हैं, स्पेशली कोविड-19 के बाद, क्योंकि पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। ऐसे बहुत सारे आइलैंड हैं ऑस्ट्रेलिया के आसपास, सोलोमन आइलैंड वगैरह और भी बहुत सारे, जो ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलिया के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चाइना वहां पर इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, क्योंकि वो पैसिफिक ओशन के अंदर दबदबा बनाना चाहता है। उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अभी चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन भी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो यहां पे डेफिनेटली इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़ा पार्टनर जो है वो निकल के आता है। और रिसेंटली हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया। बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि स्टूडेंट के तौर पर, वर्कर के तौर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और हमारे जो रिलेशन है वो भी काफी ज्यादा हद तक अलाइन करते हैं। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन भी देखिए, इकोनॉमिकली देखा जाए तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना, बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्री है वो इसका पार्ट है और वो बेनिफिट भी उठाती हैं। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, बट कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट करती हैं, बीआरआई को भी सपोर्ट नहीं करती हैं। चाहे आप फ्रांस हो, फ्रांस बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है आज के समय में इंडिया का, स्पेशली डिफेंस के फील्ड में। जर्मनी के साथ भी हम लोग डिफेंस डील करते हैं। तो मोर और लेस देखा जाए तो चाहे आप डेमोक्रेसी की बात करें या वैसी बात करें, तो यूरोपियन यूनियन भी हमारे साथ अलाइन करता है। यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्री जो है चाइना से
इस वजह से भी नाराज हैं, बिकॉज वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। चाहे आप जिंगजियांग रीजन की बात करो जहाँ पे यूगर मुस्लिम्स हैं, या फिर आप हांगकांग की बात करो, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है चाइना के द्वारा, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उसको कर्टेल किया जाता है, तो इस वजह से थोड़े इशू इनके बीच में हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ जो रिलेशन है इंडिया का, वो चाइना के साथ हमारा कोई खास एंगल एज सच बनाता नहीं है। पाकिस्तान जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे बीच में एंगल बनाता है। और यू नो वेरी वेल कि भाई शुरू से ही पाकिस्तान जो है वो चाइना के काफी क्लोज रहा है। अब देखिए ये भी बड़ी आयरनी है, आयरनी इन द सेंस, एक तरफ चाइना अमेरिका को पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका का बहुत बड़ा अलाई है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान चाइना की भी बहुत बड़ा अलाई है। इतना बड़ा अलाई है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा वो चाइना को गिफ्ट कर दिया, और आज पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, और बहुत सारी डिफेंस हो चाहे इकोनॉमी हो, वो हेल्प करता है चाइना पाकिस्तान की। देखिए चाइना भी तो पाकिस्तान को एक टूल की तरह काम करता है ना, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, और पाकिस्तान को यह लगता है अगर चाइना उसका फ्रेंड रहेगा तो वो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को जो है वो कर सकता है। तो दोनों ही बेसिकली एक तरह से म्यूचुअल इंटरेस्ट की वजह से दोनों बने हुए हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इनके बीच में एक बहुत बड़ी बात है, ग्वादर पोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है एंड ऑल दैट। तो पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा एंगल यहाँ पे होता है। जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो उस समय पर चाइना ने ओपनली जो है वो क्रिटिसाइज किया था इंडिया के इस मूव को। उसके अलावा नेपाल, भूटान और श्रीलंका के अंदर भी चाइना बहुत लार्ज स्केल पे इन्वेस्ट करता है, स्पेशली नेपाल और श्रीलंका के अंदर। भूटान के अंदर तो खैर खैर ऐसा कुछ खास इन्वेस्टमेंट उनका नहीं है, और चाहे वो काला पानी वाला इशू हो चाहे कुछ भी हो। देखिए नेपाल के अंदर जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है रूल करती हैं, तो चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो डेफिनेटली उनके बीच में जो अलाइनमेंट है वो नेचुरल बनता है। श्रीलंका के जो पहले वाले लीडर्स रहे हैं वो चाइना के काफी ज्यादा क्लोज रहे हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर का जो इन्वेस्ट किया है चाइना ने अंदर, जिसे हम लोग डेट ट्रैप पॉलिसी भी कहते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए देना पड़ा श्रीलंका ने चाइना को। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जो हमारे जो रिलेशन है डेफिनेटली उसको इन्फ्लुएंस करती है। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे चाइना ने बहुत बार इंडिया के अगेंस्ट में वीटो किया है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे इंडिविजुअल हैं, टेररिस्ट हैं जिनको इंडिया टेररिस्ट डिक्लेयर करवाना चाहती है, लेकिन चाइना हमेशा ही इंडिया के मूव को वीटो कर देता है। अगर ब्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है, इवन यहाँ पे पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती हैं कि भाई आप यहाँ पे कम से कम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो। तो जो रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म का यूज करके बेसिकली एक बातचीत करने का रास्ता तो निकल जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज की बात करें, जब हम लोग UNFCCC की बात करते हैं, यहां पे भी चाइना और इंडिया के इंटरेस्ट एक्चुअली अलाइन करते हैं। हमेशा ही चाइना और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाता है जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है, तो यहां पे भी हम लोग एक दूसरे के जो है साथ कोऑपरेट करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, अभी जो रिसेंटली एक और बहुत बड़ा इशू हुआ है, जब जम्मू एंड कश्मीर को दो सेपरेट यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया इंडिया के द्वारा, तो चाइना ने भी अभी वहां पे इनिशिएटिव लिया है। चाइना ने जिंगजियांग रीजन को दो काउंटीज में डिवाइड कर दिया है, हान काउंटी और हेकंग काउंटी। और इस हेकंग काउंटी के अंदर जो अक्साई चीन है, इवन काफी सारा हिस्सा लद्दाख का भी चाइना ने उस मैप में चाइना का हिस्सा दिखाया हुआ है। इंडिया का जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उनका सीधा सीधा कहना है कि भैया तो एक इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो ये हमारे बीच में भी रिसेंट इशू जो है डेवलप हो गया है। जैसे काला पानी वाला इशू नेपाल के साथ हुआ था, ऐसे ये हमारा अभी डेवलप हो गया। इवन अभी एक प्रपोजल आया है कि 137 बिलियन डॉलर का दुनिया का सबसे बड़ा डैम ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर चाइना बनाने वाला है। तो डेफिनेटली भाई इंडिया है और बांग्लादेश हैं, ये तो डेफिनेटली दिक्कत में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हो सकता है इस डैम का स्ट्रेटेजिकल यूज कर सकता है चाइना। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके फ्लो को चेंज कर सकता है। अगर वहां पे बहुत ज्यादा पानी हो गया उसको ओपन कर सकता है। तो बांग्लादेश है, आसाम है, अरुणाचल है, ये जो स्टेट्स हैं, डेफिनेटली इनके लिए बहुत नुकसान ये हो सकता है। तो जब इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात होती है तो रिलेशन खट्टे ज्यादा हैं, मीठे कम हैं। लेकिन क्योंकि जब दो इतनी बड़ी बड़ी पावर एक दूसरे के साथ पड़ोस में होती हैं और इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करती हैं, दोनों ही ग्रोइंग पावर हैं, तो डेफिनेटली इस तरह के जो क्लैशेज हैं वो एक दूसरे के साथ होने डेफिनेटली लाजमी सी बात है। और ये कोई कंट्री का क्लैशेज नहीं है, बेसिकली एक सिविलाइजेशन का क्रैश भी जो है इसको माना जाता है, क्योंकि दोनों ही एंशिएंट कंट्री हैं। एशिया के अंदर दोनों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है, और चाइना का ये मानना है कि उसकी जो पुरानी ग्लोरी है जो गुम हो गई है कहीं ना कहीं, तो वो उसको दोबारा से अचीव करना चाहता है। जैसे हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं चाइना भी उसी तरह की एक विश्व गुरु टाइप की आइडियोलॉजी है, वो उसको मानता है। और उनका कहना है कि जो
1000 साल पहले चाइना की ग्लोरी हुआ करती थी वो उसको वापस लेते रहेंगे। तो डेफिनेटली इस तरह के जो क्लैश हैं, जो इश्यूज हैं, वो एक नॉर्मल जो जियोपॉलिटिक्स का उसका पार्ट है। बट लेट्स होप के ये जो इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो और इंडिया और चाइना जो है वो रिलेशन ठीक ठाक से मेंटेन करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी तरह कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।